हाँ बच्चा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? ठीक है सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। डायरी बना ली सर आपने? यस सर, रेडी हो ना आज? यस सर, आज डेट में दीजिएगा। गुड इवनिंग सर। हाँ बच्चा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर वीडियो पे सर सर आपकी वीडियो पिन कर लो। हम्म। डिस्कशन होगा सर आज? हाँ बच्चों, पुराने जो डिस्कशन बचे हुए हैं सब, जो भी आपको डाउट है वो हो गए। रेस कहाँ तक कर लिया था आप लोगों ने? रेस हो गया है ना 17 से पहले? हो गया है ना सब डिस्कशन 17 से पहले? 16 भी हुआ सर, मतलब 16 आपने दे नहीं है। नहीं 16 तो अभी पढ़ाया नहीं है, 16 स्टेट हो गया। 15 हो गया है ना? यस सर, 15 हो गया। चलो बढ़िया है, एक बार डिस्कशन कर लेते जल्दी से। पहले शायरी सुनाओ। शायरी वगैरह लास्ट है बच्चे, ठीक है? अभी पहले पढ़ लेते हैं। नहीं सर लास्ट वो लास्ट सुनाना पड़ेगा सर अभी। ठीक है, लास्ट में सुना दूंगा, मैंने बोला ना सुना दूंगा। सर पढ़ने का माहौल बन जाएगा। बिल्कुल, सर, एक माहौल पहले बना लीजिए पढ़ने का, फिर शायरी का माहौल बनाएंगे, ठीक है? अभी मेरी बात सुनो पहले। अभी पहले डिस्कशन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद लास्ट के 5 मिनट में शायरी वगैरह जो भी हम आराम से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। उस टाइम लेट टाइम नहीं होगा, अभी टाइम है। नहीं टाइम होगा, मैं लास्ट 5 मिनट पहले छोड़ दूंगा तो बिल्कुल टाइम रहेगा। 5:30 तक छोड़ दूंगा तो 5 मिनट मेरे रहेंगे ना बच्चे में, 5:35 वाले। चलो अभी पहले हम कर लेते हैं जो हम लोगों ने डिस्कशन करना था अपने को। आइसोमेरिज्म में सीट में डिस्कशन कहां तक हुई बच्चा? आइसोमेरिज्म की शीट कहां तक डिस्कस हुई है? सर ओवन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। ओवन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो बताइए कहां से करना है? ओवन में 24-25 क्वेश्चन तक हो गए थे। 27 तक हो गया था। 27 तक हो गए थे, ठीक है। चलिए 28 दिया था ना? हाँ 28 दिया था। तो जो दिया था उसमें जो डाउट है मुझे बताइएगा। 28 निकाल लीजिए आप लोग डिस्कशन के लिए। 28, 29 अगर डाउट है तो बताइए मुझे। 28, 29 में नहीं है, ठीक है। 30 यस सर। सर सी पार्ट सर ए पार्ट। सी पार्ट तो मैंने आपको ये क्लास में कराया था ना बच्चा, याद कीजिए। हाँ जी सर, क्लास में भी कराया था। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो 2 लोन पेयर पड़े हुए हैं और ये ऑक्सीजन पड़े हुए हैं। तो ऐसा ना समझे कि ऑक्सीजन का डिस्टेंस बदल जाएगा। मैंने आपको कराया था कि एक ऑक्सीजन इस प्लेन में है, इस पेपर के प्लेन में, तो दूसरा ऑक्सीजन कहाँ है? इसके परपेंडिकुलर। याद आया कुछ? यस सर। तो देखो ना, अगर आप ऑक्सीजन ऊपर रखे हो, सपोज करो ये कॉर्नर वाला ऑक्सीजन है, सपोज करो, तो ये ऑक्सीजन का डिस्टेंस यहाँ जो नीचे ऑक्सीजन रखे हुए हैं, क्या उसके डिस्टेंस से बदल रहा है क्या इसको चेंज करने पे? नो सर। नहीं बदलेगा बच्चा, क्योंकि परपेंडिकुलर है, दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, क्लास का एग्जांपल है वैसे ही। सपोज करो यहाँ पे ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन पीछे की तरफ है बच्चा, और ये ऑक्सीजन क्या है बच्चा? बोर्ड के प्लेन में है। तो ध्यान से देखो, क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए? देखो हाँ या ना? यस सर। तो अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, एक प्लेन ऐसे है तो दूसरा प्लेन ऐसे है, फील करो इस चीज को। अब अगर आप ऑक्सीजन को चेंज कर दो, या ऑक्सीजन को ऊपर कर दो, तो ये डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर है ना बच्चा। देखो ना, एक ऑक्सीजन ऐसे हवा में है, ऐसे पीछे की तरफ, ऐसे समझो, एक ऊपर है और एक प्लेन है, तो ये डिस्टेंस तो सेम रहेगा ना, बदलेगा क्या? नहीं सर। नो देखो ना बच्चा, सर। ये डिस्टेंस, क्योंकि ये इस बोर्ड के प्लेन में है और ये किस प्लेन में है? इस प्लेन में। दिख रहा है क्या? यस सर। तो ये वाला डिस्टेंस यहाँ से देखो या यहाँ से देखो, एक ही लगेगा ना? यस सर। बस वही बात है, इसलिए यहाँ पर जीआई एग्जिबिट नहीं होंगे। और कोई ऑप्शन में डाउट है यहाँ पे? These two are perpendicular.
क्वेश्चन नंबर 31, 32 होमवर्क किया है ना आप लोगों ने? सर 31 का सी। यस सर करा 31 का सी, वन ऑफ द टोटोमर्स ऑफ द फॉलोइंग शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हाँ टोटोमर्स आप बनाइए ना, टोटोमर्स बनाएंगे। इसके टोटोमर्स क्या बनेंगे देखिए, पीएच यहाँ पे फिनॉल ये बन जाएगा इनॉल फॉर्म, और ये बन गया नाइट्रोजन पे, जो हाइड्रोजन है वो निकल के चला गया उधर। तो देखिए ना क्या इसके लोन पेयर है? हाँ ये लोन पेयर और ये ग्रुप डिफरेंट है, ये OH और ये COH मतलब PH दोनों अलग हैं, ये कार्बन पे। तो ये यूनिट है जिसके अबाउट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और दो ग्रुप लगे हुए हैं, डिफरेंट ग्रुप दिख रहा है। एसिडिक मीडियम जो दिया है ऑप्शन डी में, हाँ वो भी टॉटोमेरिज्म हाँ के हाँ सपोर्ट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हो आप कि टोटोमर्स की तरह आप इसको सोच सकते हो, ठीक है। ओके सर। क्योंकि एसिडिक मीडियम में सर कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट है। हाँ बोलो। 31st का डी पार्ट। हाँ वही तो बोल रहा हूँ बच्चा कि एसिडिक मीडियम का मतलब क्या हो गया कि आप इसको इनॉल में कन्वर्ट कर लीजिए। कि याद कीजिए कि इनॉल जो टोटोमर्स होते हैं वो एसिडिक और बेसिक मीडियम में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। पढ़ाया था ना ये चीज? यस सर। तो एसिडिक और बेसिक मीडियम क्या कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पे अच्छे से बन जाएगा टोटोमर्स। टोटोमर्स बना के ही चेक कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप सोच सकते हो, क्लियर है? ओके सर। तरीका वही है, हाइड्रोजन निकल जाएगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव आएगा और नेगेटिव रेजोनेंस करेगा तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो एक तरह से आप देखेंगे तो इनॉल फॉर्म ही जनरेट हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा जो कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, और इस नाइट्रोजन पे अगेन दो ग्रुप हो जाएंगे, एक साइक्लोहेक्सेन और एक लोन पेयर, और इस पे भी दो ग्रुप। क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर 32, 33, 34, 34 दिया नहीं था, दिया था क्या? नहीं दिया था। नो सर। 34 नहीं दिया था, 35 भी नहीं दिया था। 36 ये सब बी पार्ट में। बी पार्ट में, बी पार्ट में क्या डाउट है बताओ पहले। सर ये फंक्शन आइसोमर्स नहीं होना चाहिए क्या? कौन से, कैसे? ईथर ही तो है दोनों में फंक्शनल ग्रुप, ईथर ही तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप है बच्चा। उधर भी ईथर है इधर भी ईथर है ना, बी पार्ट में देखो ना। तो कैसे हो जाएगा ये फंक्शनल बताओ? ये सर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वहां फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है, एक में ईथर एक में अल्कोहल। दिख रहा है क्या? ये सर उसका तो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 37, बी और डी पार्ट बता दिए। बी Yes, और sir, डी B पार्ट, and D. बी और डी में डी पार्ट पहले देखो। बी वाला क्या है? 1,3 डाइमिथाइल, 1,3 डाइमिथाइल, हाँ है ना? यस सर। और बी वाले का सेकंड पार्ट क्या है बच्चा? 1,2। क्या पोजीशन बदल गया क्या? यस सर। बाकी तो सब कुछ सेम है, पेरेंट चेन साइड चेन सब सेम है, तो कौन सा आइसोमर होगा? पोजीशनल आइसोमर। बस खत्म। डी में देखो, डी में क्या है? डी में फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया, देखो ना। तुम लोग ये आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पा रहे हो? यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है जबकि यहाँ पे क्या है? एस्टर। तो खत्म हो गया ना। ये दोनों कैसे फंक्शनल ग्रुप होंगे, मतलब कैसे होंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होंगे, ठीक है ना? ओके सर। तो ऐसे आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पा रहे हो? अरे देखो एक बात बताता हूँ, जीआई तब होगा जब स्ट्रक्चरल सेम होगा, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं बदलनी चाहिए। अब तुम कहोगे सर बी वाला जीआई क्यों नहीं हुआ? अरे भाई जीआई तब होता ना जब ये पोजीशन सेम रहता। आपने तो कनेक्टिविटी बदल दी, पहले कार्बन A1 और 3 पे जोड़ा, फिर 1 और 2 पे जोड़ा, तो कनेक्टिविटी बदल गई ना, तो स्ट्रक्चरल में आ गया ना। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 30 हो गया, ये सब नहीं पूछा था। क्वेश्चन नंबर 41। यस सर। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 41 में डाउट है, ठीक है। देखो 41 देख लो एक बार, मैं यही बता देता हूं। 41 अच्छा क्वेश्चन है, कह सकते हो इसको आप। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल इन C6H12? बच्चा इसका DU क्या है ये बताओ पहले। सर 1। DU 1 है, वेरी गुड। देखना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आ गया, इसका मतलब ओपन चेन है तो क्या होगा यहाँ पे? एक पाई बॉन्ड, सही है ना? एक
यस सर। यस सर। कितने कार्बन है यहाँ पे? पहले 1 2 3 4 5 6, सही है। यस सर। अच्छा यस मुझे बताओ कि यहाँ अगर डबल बॉन्ड लगा दे तो क्या ये जीआई शो करेगा? नो सर, नो नो सर। सर, सेम रीजन क्या है? हाइड्रोजन सेम क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन Same. हाइड्रोजन हो जाएगा। वेरी गुड, ये जीआई नहीं करेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगाने का कोई मतलब नहीं। चलिए यहाँ चलते हैं, क्या जीआई शो करेगा? यस सर। यस सर। यस सर। ये ग्रुप इथाइल है, सॉरी ये ग्रुप मिथाइल है और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, दिख रहा है ना इस पे? यस सर। यस सर। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ लगाने से ये ग्रुप डिफरेंट हो जाएंगे, तो एक जीआई तो यहाँ से बन जाएंगे सिस और ट्रांस, सही है। यस सर। इसका एक सिस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा, कितने बन गए? एक पेयर। एक पेयर बन गए, ठीक है। आगे चलते हैं, मतलब 2 बन गए बेसिकली यहाँ से, ठीक है। आगे चलो, 1 2 3 4 5 6, क्या डबल बॉन्ड यहाँ लगा सकते हैं? बच्चा बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। लगा सकते हैं सर, बिल्कुल लगा सकते हैं। कितने आ गए यहाँ से? 2। 2। एक पेयर यहाँ से आ जाएंगे, सिस और ट्रांस, समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है। क्या डबल बॉन्ड यहाँ लगा सकते हैं? यहाँ हटा के, नो सर। नो नो सर। सर। यस हो जाएगा। जाएगा। दिख रहा है ना? यस सर। अब 5 की रिंग कर लो, मतलब 5 की चेन कर लो, 1 2 3 4 5, एक ब्रांचिंग कर लो। तो बताओ बच्चा, डबल बॉन्ड यहाँ लगा सकते हैं क्या? नो सर। नो नहीं लगा सर। सकते। यहाँ लगा सकते हैं क्या? नो नो सर। सर। नो सर। नो सर। यहाँ लगा सकते हैं क्या? नो सर। यस सर। नो सर। यहाँ लगाओगे तो ध्यान से देखो, ये CH3 होगा, हाँ जी यस सर। नो। सर। नहीं लगेगा। ये जीआई थोड़ी शो करेगा, देखो ना, जी सर। ठीक है। तो यहाँ पॉसिबल नहीं है बच्चा। अब मुझे बताओ आगे, क्या यहाँ लगा सकते हैं? यस सर। यस सर। यस हाँ सर। यहाँ लगा सकते हैं, तो यहाँ से भी सिस ट्रांस एक पेयर आ जाएगा। अच्छा, क्या यही वाले रिंग में यहाँ पे लगा सकते हैं क्या? नो सर। नो सर। नहीं, तो इसका No, काम sir. खत्म। नो सर। अब इसमें क्या करो बच्चा, 5 के चेन में ब्रांचिंग चेंज करो, पहले 2 पे लगाया, अब 3 पे लगाओ। बताओ यहाँ लगा सकते हैं क्या? नो सर। नो यहाँ लगा सर। सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ लगा सकते हैं, दिख रहा है ना? हाँ सर। अच्छा, इसी स्ट्रक्चर को फिर से ड्रॉ कर रहा हूं मैं, देखना ध्यान से। क्या यहाँ लगा सकते हैं क्या? सेम ही हो जाएगा। एक ही बात होगी सर। सेम ही हो गया ना, देखो ना, ऊपर से नीचे सब सेम है, दिख रहा है? यस सर। यस सर। यहाँ लगाने का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ लगा सकते हैं क्या? नो नो सर। सर। नो सर। चलो, हाइड्रोजन इस same ब्रांचिंग में खत्म हो गया। क्या अब इस कार्बन को उठा के यहाँ कर सकते हैं क्या? नो सर। पहले नो सर। नो सर। ये सेम हो वाला जाएगा। सेम हो जाएगा। हाँ, ये बस धीरे धीरे आप स्टेप में बढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या करो बच्चा, कितने की चेन बना लो? 4 की। 4 की। तो 4 की चेन में 2 कार्बन एक पहले पे लगा दिया, सही है ना? यस सर। यस सर। क्या डबल बॉन्ड लग सकता है क्या? नो सर। नो सर। 5 नो सर। एक्सटेंड हो कार्बन जाएगा। 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा नहीं। यहाँ लग सकता है, लेकिन जीआई शो करेगा क्या? नो सर। नो नो सर। सर। नहीं। क्या यहाँ करेगा? नहीं करेगा। क्या यहाँ करेगा? नहीं करेगा। यहाँ करेगा? नहीं करेगा। कहीं भी नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे सर पॉसिबल नहीं है। एक और स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल हो सकता है, ये वाला। क्या जीआई इसमें है क्या? देखो, नो सर। नो सर। ना जीआई इसमें है, ना जीआई इसमें है, क्योंकि इसमें अगर डबल बॉन्ड यहाँ लगाओगे तो नहीं पॉसिबल है। दिख रहा है ना बच्चा? यस सर। यस सर। यस सर। कितने पेयर्स आ गए? 3 अच्छे से देखो, 4 4। क्लियर है? यस सर। यस। क्वेश्चन नंबर 42 में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 में बताएंगे, कोई डाउट है? सर इसमें ये कैसे पता चला कि सिस और ट्रांस को मिला के पेयर बनाने हैं हमें? लिख रखा है ना बच्चा, ज्योमेट्रिकल पेयर्स, हाउ मेनी पेयर्स। देखो ना, पेयर्स का मतलब क्या होता है? अब ऑब्वियस सी बात है, कोई अगर एक जीआई यूनिट शो कर रहा है, यूनिट जब आओ, तो सिस और ट्रांस एक पेयर होगा, खत्म। या आप EZ बोल लीजिए ना, एक ही बात है ना। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 42 में बताएं, किसी में डाउट है? किसी भी ऑप्शन में? नो सर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 41 क्लास का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 तो बता दिया, क्लास का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 43 बताएं, क्लास का क्वेश्चन है ना ये, तो प्रैक्टिस यस का। क्वेश्चन नंबर 44 बताएं, डाउट है तो।
क्वेश्चन नंबर 45, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 46, ये सर सी पार्ट। सी पार्ट। बच्चा सी पार्ट देखो ना, फंक्शनल आइसोमर्स नहीं हो गए, एक 1 डिग्री अमाइड है और एक कीटोन और एनिलीन है, तो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया ना। देखो ना बच्चा, ये ग्रुप कौन सा है, अमाइड है, और ये कौन सा ग्रुप है, अमाइन है, और ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन है, तो फंक्शनल ग्रुप बदल गया ना बच्चा। ये सर। ठीक है, अमाइड क्या होता है, CONH2, लेकिन यहाँ पे देखो CO के बाद एक CH3 आ गया, तो ये अमाइन और कीटोन अलग अलग है, तो दीज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है, ये सर। चलो एक्सरसाइज जेई मेंस भी दिया था क्या? यस सर। यस सर, JEE जेई advanced मेंस भी भी दिया जेई सर पर आज जेई एडवांस एडवांस भी दे रखा है। ठीक है, जेई मेंस बता दो, जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं। जो क्वेश्चन बच गए वो कंफर्मर्स में हम जल्दी से निपटा देंगे बच्चा। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट है? नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया था क्या? 2 दिया था, बोलो ना। नहीं दिया था सर। नहीं दिया था। ठीक है, क्वेश्चन सर। नंबर 3, 4, नो डाउट। 4 में सर डी पार्ट में डाउट। डी में क्या डाउट है? टोटोमेरिज्म शो नहीं कर रहा। हाँ, लैक्टिक एसिड है ना ये। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला आपको याद रखना है, COH और यहाँ पे OH ग्रुप है। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे कैसे टोटोमर शो करेगा बताओ? सर कार्बन पर एक अल्फा हाइड्रोजन है ना, OH वाले पर। भाई एक बात बताओ तुम पहले, कि पहले ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है कि पहले ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, मुझे ये बताओ। सर OH वाले। तो बस, तो पहले अल्फा हाइड्रोजन जो ज्यादा एसिडिक है वो निकलेगा ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कभी भी ऐसा दिखाया कि मैंने वहां पे टोटोमर्स बनते हैं, बताओ? नहीं सर, नहीं दिखाया। कार्बोक्सिलिक नहीं किया। हाँ, रीजन क्या है? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में अपना एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, जहां से निकलने की बारी आएगी तो पहले यहाँ से निकलेगा, यहाँ से तो बाद में निकलेगा ना बच्चा। सोचो ना, हाँ या ना? यस सर। इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे टोटोमर्स पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? सर कार्बोक्सिलिक एसिड में कभी भी टोटोमेरिज्म नहीं होगा। नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड में कभी नहीं होगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 10 IOC का क्वेश्चन है। बार बार ये आपके IOC में आया होगा बच्चा, आज भी 10 वही है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 11, वेक्टर एडिशन से आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 12, क्लास का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है ना? चलिए हम जल्दी से, 4 मिनट बचे मेरे पास डिस्कशन के, रेस कर लेते हैं पहले। ठीक है, यस सर। जेई एडवांस अभी हम छोड़ रहे हैं, रेस पहले कर लेते हैं। बताइएगा इसमें बच्चा। सर 4 मिनट में ये जेई एडवांस हो जाए। ना रेस पहले कर लेते हैं, Yes, जेई sir. एडवांस ये बाद सर में। रेस कर लेते हैं। रेस कर लेते हैं क्योंकि रेस में होमवर्क देना है मुझे, इसलिए। रेस नंबर 17 बताइएगा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट है? क्लास का क्वेश्चन है सारा का सारा, 1 वाला है ना, एल्केन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा। सर 2 में स्टेटमेंट 2। फर्स्ट हैज मोर नाइट्रोजन देन सेकंड। हाँ, फर्स्ट में 2 नाइट्रोजन है तो वो सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन थोड़ी है। यस सर। एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं बचा क्योंकि इसका लोन पेयर, देखो इसका लोन पेयर, ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है और ये लोन पेयर क्या हो गया बच्चा, डीलोकलाइज्ड हो गया। दिख रहा है क्या? यस कहीं ना कहीं ये लोन Yes. पेयर सुपर लोकलाइज्ड है, देख लो। देखो ना, इसका रेजोनेंस उसको मिल रहा है, दिख रहा है? यस सर। यस सर। तो मैं कहूंगा वो ज्यादा इसलिए बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है क्योंकि वह लोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन है, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये स्टेटमेंट 2 जो है, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। ठीक है, इसलिए वो गलत है। गलत मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 3। सर 3 के ए पार्ट में। 3 के ए पार्ट में। ए पार्ट में देखो ना बच्चा, ए पार्ट में क्या रिंग के अबाउट होगा सर क्या? रिंग के, ये सर हो सकता है। कैसे? एक ही तो कार्बन sp3 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है? ओके सर। एक सर ही मिल रहा है डबल ना? बॉन्ड के अबाउट तो अगर हम देखें तो हो तो सकता है डबल ना? बॉन्ड के अबाउट देखोगे तो ये दोनों ग्रुप तो मिथाइल है ना, ये दोनों सेम हो गए ना। यस सर। तो जीआई Okay, कैसे sir. करेगा? ये अगर डिफरेंट होता, एक CH3 होता, एक हाइड्रोजन होता, तो ये जीआई करता। समझ रहे हो ना? यस सर, समझ गए।
सर डी पार्ट में कैसे होगा? डी पार्ट क्लास का एग्जांपल है। डेकालिन नहीं बताया क्या? बताया है सर। नोट्स खोल के देखो, स्ट्रक्चर बताया था एक चेयर कन्फर्मेशंस के जैसा, 2 चेयर बनता है, और एक बताया था हैट कैप जो हमारा टोपी होता है वो, याद करो, दिखा था। यस Yes, सर। sir. डेकालिन में मैंने तुम्हें बोला था देखने के लिए, और मैंने एनिमेशन भी भेजा था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, यस सर 7 में क्या डाउट है बताओ बच्चों? सर सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है? इट हैज 3 स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक कीटोन, ऑल कैन शो टोटोमर्स। अब देखो मेरी बात समझो, कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? CO और दोनों तरफ कार्बन, हाँ या ना? यस सर। तो पहले एक कार्बन यहाँ रख दो CH3, तो कितने कार्बन बच गए आपके पास? 3 कार्बन को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 2 तरीके से। यस सर। तो इसके 2 हो गए। एक और पॉसिबल होगा कि आप कार्बन के चेन को लेंथ बढ़ा दो, यहाँ पे C2H5 कर दो और इधर भी C2H5 कर लो। क्या ये अरेंज हो सकता है? देखो नो सर। नहीं हो सकता ना, ये ब्रांच थोड़ी हो सकता है। ब्रांचिंग पॉसिबल है क्या? देखो नहीं नहीं है पॉसिबल है। तो टोटल कितने कीटोन बने? 3 कीटोन बने। क्या तीनों देखो GI शो कर, ये टोटोमर शो कर रहे हैं क्या? अल्फा हाइड्रोजन है क्या? यस सर। सर। यस सर। सही है वो। क्वेश्चन नंबर 8, सर 6 का C एक बार बता दीजिए। 6 का C बोला है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखने के लिए। देखो ध्यान से बच्चा, ये वाला जो रेजोनेंस है, ये वाला बॉन्ड इधर भी रेजोनेंस करेगा और ये वाला बॉन्ड इधर भी रेजोनेंस करेगा, तो यहाँ पे पाई ज्यादा टूटेगा ना? बोलो। यस सर। अच्छा, यहाँ पर रेजोनेंस एक ही तरफ से हो रहा है ना, तो पाई कम टूटेगा। पाई ज्यादा कहाँ टूट रहा है बच्चा? सर फर्स्ट L1 वाले। तो जिसका पाई ज्यादा टूटेगा उसमें सिंगल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा आ रहा है, दिख रहा है ना? यस सर, हो गया सर। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8, 9। सर 9th में ये पूछना है कि जैसे सर हम लोन पर से चेक कर रहे हैं तो सर आंसर ठीक आ रहा है, सर OH माइनस रिलीज करके चेक नहीं कर सकते? अगर OH और, हाँ देखो मेरी बात सुनो, OH माइनस करके कर सकते हैं, लेकिन OH माइनस के ऊपर तुम ऐसे सोच लो, एक तरह से वो चीज वही है बच्चा कि लोन पेयर जो OH माइनस रिलीज होता है ना, इन द फॉर्म ऑफ वाटर होता है। ऐसा नहीं होता है, लिखा जरूर देते हैं मीडियम में, लेकिन आप ऐसे समझो कि जब लोन पेयर देने की बारी आएगी तो दोनों में ज्यादा कौन इजिली देगा? नाइट्रोजन। इसलिए दे रहा बच्चा। रीजन यही है, क्योंकि देखो ध्यान से क्या होता है, जब यहाँ पे H+ आता है तो ये हाइड्रोनियम आयन बना लेता है और वाटर बन के बाहर निकल जाता है और इसमें पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन ये हाइड्रोनियम तब बनाएगा ना जब इसको H+ आएगा देने के लिए। तो ज्यादा बेसिक कौन है? नाइट्रोजन वाला साइड। पहले लोन पेयर से ही चेक किया करो, अदरवाइज गलतियां हो जाएगी। ठीक है, ओके सर, ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। यस सर। 10 में बच्चा आपको बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करना है। ध्यान रखो, जब भी बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करना है आप क्या करो, वहां पे फ्री रेडिकल बना लो और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देख लो। तो देखो मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे इस हाइड्रोजन को हटाया, इस पे फ्री रेडिकल बना दिया, यहाँ पे इसको हटाया, फ्री रेडिकल बना दिया, यहाँ पे इसको हटाया, फ्री रेडिकल बना दिया। बताओ बच्चा, C वाले केस में फ्री रेडिकल पे कितना अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है? 2 सर। 1। ये वाला अल्फा हाइड्रोजन होता है, ये वाला थोड़ी होता है अल्फा हाइड्रोजन रे, बगल वाला कार्बन होता है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन याद करो ना। यस सर। ये वाला अल्फा हाइड्रोजन है बच्चा, ना कि वो वाला। दिस इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 1। G वाले केस में कितना है देखो, बढ़िया। हाँ, 1 1 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है। अच्छा, बगल मतलब सब तरफ से बगल देखना है, एक ही तरफ से देख के शांत हो जाते हो। सब तरफ देखो ना, कितने हैं? 1 2 3 4, यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन है। और फ्री रेडिकल के रिस्पेक्ट में यहाँ कितने हैं देखो ध्यान से, 3। तो बताओ ज्यादा फ्री रेडिकल स्टेबल कौन है? G वाले का। जी। अगर G वाले का फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है तो हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा कि कम निकलेगा? मतलब बताओ, स्लो निकलेगा फास्ट निकलेगा? स्लो। अच्छा, ज्यादा स्टेबल है तो स्लो निकलेगा। अरे ज्यादा स्टेबल है तो वो क्या चाहेगा कि फ्री रेडिकल हम रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
मैं तुमसे अगर बोलूं कि जी, सी और एफ में जल्दी फ्री रेडिकल कहाँ बन सकता है, तो जो स्टेबल है, कौन स्टेबल है? जी वाला। बस खत्म। तो जी ज्यादा स्टेबल है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम कम हो जाएगी ना, क्योंकि वो चाह रहा है जल्दी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ऐसे समझो कि जो सी वाला फ्री रेडिकल है वो लेस स्टेबल है, तो उसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि वो स्टेबल नहीं बन रहा है। तो इसलिए बच्चा हमारा आंसर आ जाएगा सी सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी और जी सबसे कम। क्लियर है ना? सर इसमें एक डाउट है। हाँ बोलो। सर स्टेबल है तो वो क्यों चाहेगा कि उसमें से मतलब अपन इलेक्ट्रॉन निकाले? देखो मेरी बात समझो, स्टेबल तब बन रहा है ना जब फ्री रेडिकल बन रहा है। फ्री रेडिकल कैसे बन जाएगा पहले बिना हाइड्रोजन निकले हुए? जब तक तुम हाइड्रोजन नहीं निकालोगे फ्री रेडिकल अपने आप थोड़ी बन जाएगा। अब तुम सोचो कि 3 केसेस हैं, 3 लोग हैं, ठीक है? तुम ऐसे समझो 3 लोग तुम्हारे पास है, ये भी दुखी हो रहा है, ये भी दुखी हो रहा है, ये भी दुखी हो रहा है, बस ज्यादा कौन दुखी हो रहा है ये देखना है। तो देखो ना, फ्री रेडिकल तो सब जगह बन रहा है, दुख तो सब है, दुखी तो सब है, सी जी एफ, लेकिन ज्यादा दुखी कौन है? देखो तो, बोलो। सी वाला। सी वाला, क्योंकि सी वाले को हाइपर से भी स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, तो क्या चाहेगा? वो दुखी ज्यादा हो रहा है तो चाहेगा अपना हाइड्रोजन जल्दी देना। यस सर। समझ में आ गया ना? यस सर। तो इसलिए बच्चा सी की एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब उस बॉन्ड को तोड़ने में हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर है? चलो अब खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास का होमवर्क लिख लीजिएगा, रेस नंबर 18 एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको लास्ट में बनाना है। सर रेस 11 का आपको एक बार क्वेश्चन नंबर 5 बताना था। बाद में बच्चा, बाद में। रेस 11 का लास्ट में पूछ लेना, अभी पीछे नहीं जाएंगे, या फिर अभी देखो 5 मिनट एक्सीड हो गया अपना डिस्कशन से, हम डिस्कशन में आधा घंटा से ज्यादा नहीं देना चाहते, ठीक है ना? ओके सर। सर तो बॉन्ड एनर्जी स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? हाँ बिल्कुल, लेकिन किसकी स्टेबिलिटी? जब निकलने के बाद की स्टेबिलिटी, ठीक है ना? चलिए, हाँ फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, ये मत सोच लेना कि जो बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है उसकी एनर्जी जल्दी ना, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। बॉन्ड एनर्जी स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन किसकी स्टेबिलिटी? बॉन्ड की स्टेबिलिटी। मैं अभी क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ उसके बाद जो फ्री रेडिकल बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी मैं देखने बोल रहा हूँ। तो बस वही वाली बात है जो अप्लाई करना है आपको। होमवर्क लिख लीजिए बच्चा, रेस नंबर 18 एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी 1। क्वेश्चन नंबर 1 को पहले ये लिख लो ना, उसके बाद में बात करते हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है? देख लिया सर। हाँ, अगले क्लास के लिए जो होमवर्क है वो मैंने आपको दे दिया है। अब स्टार्ट करते हैं। कहाँ गया? स्टूडियो। चलो ऑलमोस्ट हमारी चीजें हो चुकी थी, हमने कुछ एग्जांपल्स भी कर लिए थे। ड्रॉ द मोस्ट एंड लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर्स, ठीक है? चलो अब तुम्हारी बारी है, तुम भी ड्रॉ करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखोगे, वही ड्रॉ द मोस्ट और लिस्ट स्टेबल आपको बताना है, ठीक है? उसी तरह से जैसे आपको पढ़ाया गया है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, सर डेट डाल। एन हेक्सेन है बच्चा, एन हेक्सेन का मतलब नॉर्मल हेक्सेन। C2 और C3 के अबाउट आपको स्टेबल, लिस्ट स्टेबल और मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ड्रॉ करना है, ठीक है? लिस्ट स्टेबल और मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर्स ड्रॉ करने हैं। चलो स्टार्ट हो जाओ, जैसे जैसे सिखाया था वैसे वैसे करो, इंपॉर्टेंट है। हो गया सर। देखो ध्यान से बच्चा, C2 C3 यही है ना हमारा, 2 और 3। यस सर। तो इस पे देखो कौन कौन सा ग्रुप लगा है। एक मिथाइल, 2 हाइड्रोजन, और इस पे क्या लगा बच्चा? 2 हाइड्रोजन और एक प्रोपाइल। प्रोपाइल बोल सकते हो इसको। वेरी गुड, दिस इज PR का मतलब प्रोपाइल, ठीक है? शॉर्ट फॉर्म यूज किया करो, क्योंकि या तो चाहे आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं C3H7, हाँ या ना? NPR।
हाँ ठीक है बच्चा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे मिथाइल, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। हमें लिस्ट स्टेबल बनाना है। क्या करें, मिथाइल को पीछे कर दें, इथाइल को, प्रोपाइल को, हाँ है ना। यस सर। ये रहा आपका प्रोपाइल, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। क्या आपको ये समझ में आया कि ये लिस्ट स्टेबल है? यस सर। यस ये, सर ये कौन सा प्रोजेक्शन है, सोहर्स या न्यूमैन? न्यूमैन। न्यूमैन न्यूमैन में कौन सा फॉर्म है? इक्लिप्स्ड इक्लिप्स। जब बच्चा पार्शियली इक्लिप्स मत बोलो, क्योंकि अब पार्शियली इक्लिप्स तब बोलोगे जो दो डिफरेंट ग्रुप हो, ऐसा मत बोलो, इक्लिप्स बोल के निकल सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ चले आते हैं। बताओ हम स्टेबल कैसे बनाए? पीछे वाले कार्बन को घुमाना पड़ेगा। बना देंगे सामने पीछे वाले कार्बन को कितना डिग्री घुमा दे? एंटी बना दो 180 घुमा दे। वेरी गुड, 180 घुमा दिया। तो देखो बच्चा, 180 घुमाने पे ये मोस्ट स्टेबल बन गया। और इस फॉर्म को क्या बोलोगे? एंटी फॉर्म की जैसा, है ना। यस सर। यस सर। एंटी फॉर्म या स्टैगर्ड फॉर्म बोल सकते हो, क्योंकि स्टैगर्ड का ही एंटी और गॉस फॉर्म होता है। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा फास्ट हाथ चलाना। लीस्ट वाले को हम पार्शियली इक्लिप्स क्यों नहीं कह सकते? क्या बोले? ग्रुप कहाँ पे चेंज है? लीस्ट वाले को हम पार्शियल, अरे इक्लिप्स बोलो ना आप, इक्लिप्स बोलो ना। ग्रुप तो सेम है ना, ये दोनों ग्रुप अलग है ना। लेकिन और ग्रुप के रिस्पेक्ट में तुम इसका बताओ मुझे, तुम फुल्ली इक्लिप्स तुम बोल रहे हो, इसको पार्शियली बोल रहे हो, क्या इसका फुल्ली बना सकते हो? ये बताओ। ओके सर, आ गया। ठीक है, एन हेक्सेन बनाओ बच्चा C3 और C4 में। थोड़ा जल्दी हाथ चलाना। C3 और C4 जैसे सिखाया वैसे बनाना है। अबाउट C3 और C4। यार ये क्या हो गया फिर? शिट। क्या बन गया बच्चा? यस सर। आपने सामने वाले कार्बन में क्या क्या बना दिया होगा? CH3, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दिख रहा है ना? नहीं, एक सेकेंड। C2H5 होगा बच्चा। वेरी गुड, क्योंकि ये पूरा ग्रुप है। ठीक है, ये पूरा ग्रुप है। अब यहीं पे हम क्या लिख दें? C2H5, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो दिस इज द फॉर्म, इसको कह सकते हो इक्लिप्स्ड फॉर्म या फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म। ठीक है, ठीक है, जो लिस्ट स्टेबल है। अब मुझे बताओ इसका मोस्ट स्टेबल कैसे बनेगा? पीछे वाले कार्बन को कितने से घुमा दें? 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो पीछे वाला को जैसे घुमाओगे 180 डिग्री, जो y ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा फॉर्म बन जाएगा जिसको हम एंटी फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ स्टेबल ये है, दिस इज मोस्ट स्टेबल, दिस इज लिस्ट स्टेबल। मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। 1,2 डाइक्लोरोइथेन, जरा इसको बनाओ। 1,2 डाइक्लोरोइथेन। अभी कुछ ऐसे क्वेश्चन देंगे जहां आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो इजी चल रहा है। 1,2 डाइक्लोरोइथेन बन गया क्या? यस सर। सबसे पहले सैंपल बनाया कीजिए। ये रहा इथेन, 2 कार्बन, 1 और 2 पे क्लोरीन है, और इस पे हाइड्रोजन, इस पे हाइड्रोजन, इस पे हाइड्रोजन, इस पे हाइड्रोजन। या तो आप चाहे सोहर्स बना लें, या तो चाहे डायरेक्ट न्यूमैन बना लें। आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। क्लोरीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये रहा आपका क्लोरीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और एक फॉर्म ये हो सकता है बच्चा कि ये रहा क्लोरीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। पीछे वाले कार्बन को 180 रोटेट कर दें तो क्लोरीन ये बन जाएगा। तो दिस इज द मोस्ट स्टेबल एंटी फॉर्म एंड दिस इज द लीस्ट स्टेबल एक्लिप्स फॉर्म। क्लियर है बच्चा? यस सर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6। 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन, इसमें आपको C3 C4 के अबाउट कन्फर्मर बनाना है। C3 और C4 के अबाउट। हाथ सबका चलना चाहिए। पेन उठा के हाथ पे रखो और एकदम स्टार्ट हो जाओ। गलत सही बाद में डिसाइड करेंगे। कन्फर्मर्स बनाओ इसका।
1 2 3 4 5 6 2 और 5 पे हमारा मिथाइल है। हमें बनाना है 1 2 3 3 और 4 के अबाउट बनाना है। ठीक है, हो गया सर। हो गया ना। अच्छा 3 पे कौन कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? 2 हाइड्रोजन और ये कौन सा ग्रुप बचा? आइसोप्रोपाइल। वेरी गुड, इसको मैं आइसोप्रोपाइल शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है ना। दिस इज आइसोप्रोपाइल, इन शॉर्ट इसको हम ISOPR लिख देता हूँ, खत्म। ये भी ग्रुप आइसोप्रोपाइल अगर ध्यान से देखें तो, और इसको बना दें। कैसे बनाएंगे? एक इक्लिप्स बना दें और एक गॉच बना दें, मतलब गॉच में एंट्री बना दें, ठीक है, स्टैगर्ड में। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चा आइसोप्रोपाइल, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। और इसका लिस्ट क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल एक दूसरे के पीछे, दिस इज द लिस्ट फॉर्म, दिस इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। क्या इसकी गाड़ी चल रही है आगे तक? यस सर। चलिए लिखिए, Yes, क्वेश्चन sir. नंबर 7 लिखे। अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है बच्चा। 3 मिथाइल, अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन से कर सकते हो आप। 3 मिथाइल पेंटेन, और इसको ड्रॉ करना आपको C2C3 के अबाउट। दिमाग लगाना पड़ेगा, मैंने पहले बोला है, जल्दबाजी मत करना। मोस्ट और लिस्ट दोनों ड्रॉ करना है आपको। मोस्ट और लिस्ट दोनों बताना बच्चा। हो गया सर। हो गया, बहुत बढ़िया। मैं ऐसे ही एक सौहर्ष ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे ही, मतलब नहीं है, मैं अपने मन से कर रहा हूँ, ठीक है। बताओ बच्चा, लिस्ट स्टेबल कब होगा? मैं देखो सामने वाले कार्बन को इस तरह से रख देता हूँ, पीछे वाले कार्बन को रोटेट करके आपको लिस्ट बताना है। तो CH3 ये H और H है, पीछे वाले कार्बन पे सर पीछे वाले पे C2H5 नहीं होगा? तो लगाया तो है C2H5। ET का अच्छा, मतलब क्या होता है? Ethane. ET का मतलब क्या होता है? इथाइल, ठीक है। नहीं सर, मैं ऊपर वाला देख लिया था। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए बताइए आप मुझे। तो CH3 के पीछे इथाइल लगा देंगे, लिस्ट हो जाएगा वो। अच्छा कोई ऐसा लग रहा है किसी को कि सर CH3 के CH3 पीछे लगा दो तो ये लिस्ट हो जाएगा? नो सर। देखो यही चीज सोचना है बच्चा, इसके पीछे आप क्या लगा दो? इथाइल। C2H5 लगा दो, और इसके पीछे क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा, और इसके पीछे हाइड्रोजन आ जाएगा। ये लिस्ट स्टेबल होगा। अगर किसी ने उल्टा किया होगा कि CH3 को यहाँ रख दिया होगा और C2H5 को यहाँ रख दिया होगा, तो अपने मन से पूछना कि C2H5 हाइड्रोजन का रिपल्सन ज्यादा होगा, मतलब CH3 का रिपल्सन ज्यादा होगा, या CH3 C2H5 का? बताओ। CH2 हाँ CH3 C2H5 का। तो मैं कहूंगा ये लिस्ट हो गया, ठीक है। और मोस्ट कैसा बनेगा बच्चा, जरा बताओ। सामने वाले को ऐसे ही रखो, कर देंगे। पीछे वाले कार्बन को कितना डिग्री घुमाए, बस मेरा क्वेश्चन इतना है। 180। C2H5 को 180 घुमा देंगे। वेरी गुड। पीछे वाले कार्बन को अगर 180 घुमा देंगे तो C2H5 यहाँ चला जाएगा, CH3 यहाँ चला जाएगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। ये मोस्ट स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि C2H5 बल्कियर ग्रुप है, उसको दूर रखा। क्लियर है ना? यस सर। चलिए, जिन लोगों ने ये क्वेश्चन बना लिया ना, उन लोगों से अब आगे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, जिसने इतना सोचा, ठीक है। क्योंकि सिर्फ कंसेप्ट इतना नहीं होता कि सिर्फ हमें एंटी बनाना है, गॉच बनाना है, कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन उसके रिगार्डिंग। एक और क्वेश्चन लिख लो, जो लोग बना लिए हैं वो आगे ट्राई करेंगे। 3 मिथाइल हेक्सेन है हमारे पास, इसमें C3 और C4 के अबाउट आपको ड्रॉ करना है। C3 और C4 के अबाउट ड्रॉ करना है।
हो गया सर। डन सर। हो गया सर। गुड बच्चा। हो गया सर। देखो फ्रंट वाले कार्बन को अगर देखोगे ध्यान से तो फ्रंट वाले कार्बन पे क्या क्या दिख रहा है तुम्हें? एक इथाइल हाइड्रोजन, एक इथाइल, एक मिथाइल एक 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 मिथाइल, मिथाइल। और पीछे वाले कार्बन पे एक इथाइल दो और दो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। दो हाइड्रोजन। ऐसा ही दिख रहा है ना बच्चा? यस सर। तो लिस्ट Yes, और मोस्ट sir. बनाने के Yes, लिए बस sir. एक सिंपल सा काम करना है आपको कि आगे वाले को तो ऐसे फिक्स रखो, पीछे वाले को बताओ क्या करूँ। इथाइल के पीछे इथाइल लिस्ट हो जाएगा। Yes, sir. इथाइल के पीछे इथाइल लिस्ट हो जाएगा और मिथाइल, इथाइल के सामने मिथाइल है इथाइल और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा ना। यस सर। Yes, यस sir. सर। गुड। दूसरा हो जाएगा बच्चा मोस्ट। देखो कैसे बनाएंगे मोस्ट। अब मोस्ट आपको सोचना है, बताओ क्या करूंगा। इथाइल के सामने 240 डिग्री घुमा इथाइल को इथाइल इथाइल के से नीचे। क्या कर दूं? 180 डिग्री इथाइल के सामने इथाइल। अच्छा देखो इथाइल कहाँ कहाँ आ सकता है, तुम इस सोचो पहले। इथाइल कहाँ कहाँ, एक यहाँ आ सकता है 60 डिग्री पे, एक यहाँ आ सकता है और एक यहाँ आ सकता है। कहाँ ज्यादा स्टेबल दिख रहा है? सर आपने 2 बार मिथाइल लगाया। तो कहाँ 180 पे। कहाँ तुम्हें ज्यादा स्टेबल दिख रहा है बताओ? 180 पे। 180 पे। 180। बस यही सोचना है बच्चा आपको। सर यहाँ तो रिपल्जन लग रहा है, अरे लगने दो ना, क्योंकि हर जगह रिपल्जन है। अगर तुम देखो ध्यान से तो हर जगह रिपल्जन है, यहाँ तो सबसे कम रिपल्जन है। क्लियर है क्या? यस सर। यस तो सर। ऐसे एग्जाम्पल बच्चा एग्जाम में आ जाए तो आप इसको आराम से कर लेना। कन्फर्मर्स बनाने का तरीका आपको सिखाया है, कुछ समझ में ना आए तो सोहर्स ड्रॉ करके चेक करना, आपको समझ में आ जाएगा। हेडिंग डालेंगे बच्चा, सम एग्जाम्पल्स। एंटी और गॉच फॉर्म में ज्यादा स्टेबल कौन होता है बच्चा? एंटी। एंटी। अब हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जहां पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल एग्जिस्ट करेंगे जहां पे किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी? गॉच की। अब सर ये कैसे हो गया? अभी तो एंटी दूर दूर होता है तो अच्छी बात है। आप सोचो ना, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो गॉच क्या होगा? ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ना। सोचो। ज्यादा स्टेबल। Yes, sir. तो मैं तुम्हें ज्यादा नहीं 2 केसेस पढ़ाऊंगा, 2 केसेस में तुम ये टॉपिक समझ जाओगे। बस 2 केस ध्यान से देखना, कौन से केस की बात कर रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल नंबर 1। सपोज करो कि हमने एक एग्जाम्पल आपसे ड्रॉ करवाया, C2 CH2 और OH लगा हुआ है। हम इसके अबाउट कन्फर्मर्स ड्रॉ कर रहे हैं तो इस पे से लगा दिया, मतलब इसके अबाउट रोटेशन कर रहे हैं। कन्फर्मर्स का मतलब इसके अबाउट कन्फर्मर्स ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखो बच्चा इसका कौन कौन सा फॉर्म बनेगा। एक तो बच्चा ये बन सकता है कि यहाँ पे सर क्या लगा दो, OH लगा दो, यहाँ पे H लगा दो, यहाँ पे H लगा दो। हाँ या ना बच्चा? यस सर। Yes, sir. OH लगा दो, यहाँ H लगा दो, यहाँ H लगा दो। पीछे वाले कार्बन पे है और ये आगे वाले कार्बन पे। कौन सा फॉर्म हो गया? एंटी। एंटी। और इसका गॉच देखो कैसे बनेगा, देखना। ये रहा OH, यहाँ पे OH आ जाएगा, बाकी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। क्या ये गॉच दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. अब इस गॉच में बच्चा आप ध्यान से देखो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दर्शन आपको हो रहे हैं। यस सर। Yes, sir. ये जो हाइड्रोजन है इसके ऑक्सीजन से क्या हो रहा है बच्चा? अट्रैक्ट हो रहा है। क्यों? अच्छा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या ये वाला? नो सर। No, sir. अपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट पढ़ा बच्चा कि हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो और उसको एक लोन पेयर प्रोवाइड करने वाला एटम हो। पढ़ा था ना आईओसी में? यस सर। Yes, sir. तो कहने का मतलब यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है इन केस ऑफ 1। सेकेंड केस गॉच फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए ज्यादा स्टेबल कौन है बच्चा? गॉच। Gotch form. तो गॉच फॉर्म इज मोर स्टेबल ड्यू टू रीजन। क्या बोलो बोलो? Hydrogen हाइड्रोजन bonding. बॉन्डिंग। किस टाइप का हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इंटर या इंट्रा? इंटर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इंट्रा। है ना। यस सर। और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो कंपाउंड को वहां स्टेबल मिल रहा है, स्टेबिलिटी मिल रही है, स्टेबल फॉर्म बन रहा है, बॉन्ड एक्स्ट्रा बन रहा है, तो कंपाउंड गॉच फॉर्म में ज्यादा रहना पसंद करेगा।
अभी तक तो आपने पढ़ा था कि एंटी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, नो डाउट होता भी है, लेकिन कुछ जहां पे एग्जांपल के हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आ जाएंगे वहां पे गॉस फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। मैं कहूंगा दिस इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HB का मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब सुनना, क्या ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है बच्चा, ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल नंबर 2 लिखा दूं, यहाँ पे OH ले लूं और यहाँ पे NH2 ले लूं, तो बताओ क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर भी अगर आप दो फॉर्म बनाओगे, अच्छा यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर में लिख देता हूं एक बार। गॉच की ज्यादा होगी ना, यस सर। उसके बाद Yes, एंटी sir. आएगा और उसके बाद कौन सा फॉर्म आएगा? एक्लिप्स्ड फॉर्म, पार्शियली या फुल्ली बोल दो, जो भी बोल दो। ये आपको पता है कि पार्शियली ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू फुली एक्लिप्स्ड, ठीक है ना? यस सर। ठीक है, तो ये ऑर्डर आपको समझ में आ गया कि एंटी से ज्यादा गॉच आ जा रहा है। अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ, ध्यान से देखना। ये रहा OH, ये रहा NH2। और मैं इसका बना लेता हूँ गॉच, OH NH2 H H H। बताओ बच्चा ज्यादा स्टेबल कौन है यहाँ पे? सेकंड वाला। गॉच फॉर्म। सेकंड वाला। अगेन गॉच फॉर्म ज्यादा स्टेबल है बच्चा। रीजन इसका साफ साफ बोलेंगे, स्टेबल की ज्यादा है गॉच वाले की। रीजन क्या है? इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रीजन नहीं बचा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इसमें भी हो रहा होगा, लेकिन इसमें इंटरमोलिकुलर हो रहा होगा, ठीक है ना? ओके सर। सर लेकिन उसमें इसमें डिस्टेंस ज्यादा है ना? हाँ बच्चा, सर फर्स्ट वाले में डिस्टेंस ज्यादा है ना? फर्स्ट वाले में डिस्टेंस ज्यादा, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, ये तो अपोजिट होगा एक दूसरे के। लेकिन इसका OH दूसरे मॉलिक्यूल के साथ तो करेगा ना। यस सर। ओके सर। यस सर। ठीक है, तो इसको इंटरमोलिकुलर बोलेंगे, यहाँ इंट्रा होगा। ठीक है, जैसे ऑर्थो पोजीशन पे होता था वैसे ही सामने है तो हो रहा है। तो यहाँ भी बच्चा Okay, स्टेबिलिटी sir. ऑर्डर किसकी हो जाएगी? इसकी हो जाएगी। कुल मिलाकर अगर आपको ये चीज समझना है तो एक सिंपल सा नोट डालकर हम समझ सकते हैं कि अगर OH के रेस्पेक्ट में ऐसा कोई ग्रुप आ जाए जो क्या कर रहा है इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा? गॉच। तो Z कैन बी क्या क्या हो सकता है बच्चा? फ्लोरीन हो सकता है, हाँ है ना? यस सर। फ्लोरीन हो सकता है, आपका OH ग्रुप हो सकता है, OH खुद इटसेल्फ हो सकता है, कहने का मतलब COOH हो सकता है, ठीक है? क्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। COH हो सकता है, COOR हो सकता है, या फिर कह लें CHO हो सकता है। एल्डिहाइड का ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन, एल्डिहाइड का ऑक्सीजन, ठीक है? मतलब ये सारे अगर आ गए आपके तो हम कहेंगे कौन सा फॉर्म बच्चा स्टेबल है? NH2 हो सकता है। गॉच। देन ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या लिख देगा बच्चा? गॉच का ज्यादा। गॉच, देन एंटी, देन एक्लिप्स्ड। इक्लिप्स्ड। चलो इसको बढ़िया से पहले कॉपी कर लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि गॉच भी ज्यादा स्टेबल हो सकता है अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दर्शन हो गए तो। हो गया सर। एक एग्जांपल समझो, CH2 यहाँ फ्लोरीन है और यहाँ NH2 है। बताओ क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है क्या? नो। यस। यहाँ भी हो रहा है। अरे देखो Yes, ना, sir. हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डेफिनेशन, हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है और इसके पास लोन पेयर है, दिख रहा है ना? यस सर। तो यहाँ पर भी कौन सा स्टेबल फॉर्म होगा? गॉच फॉर्म। गॉच फॉर्म, ठीक है? इस बात का ध्यान रखेंगे। ये आप, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको कोई समझाने नहीं आएगा इस चीज को, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये फ्लोरीन इस नाइट्रोजन के साथ, मतलब इस हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग गॉच फॉर्म इज मोर स्टेबल। ठीक है, जैसे हाँ बच्चा बोलो।
सर जैसे असर्शन रीजन में आए कि इसका जो स्टेबिलिटी का रीजन है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाँ तो हमें सही करना है या गलत करना है? किसका? इसका गलत करना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके ठीक है अगर सर सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखा ना, हो तो फिर गलत ना, करना है। इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है वो। ओके ठीक है सर वो स्टेटमेंट को फॉल्स नहीं कह सकते? फॉल्स कह सकते हो लेकिन इनकम्प्लीट है, ऐसा क्वेश्चन फ्रेम नहीं करते। ये कंफ्यूजिंग टाइप क्वेश्चन है, बच्चे बोलेंगे अरे सर रीजन तो एक, मतलब ये अगर तुम डेप्थ में जाके के पूछना चाह रहे हो तो इनकरेक्ट है स्टेटमेंट, बट ऐसा क्वेश्चन हम फ्रेम ही नहीं करते हैं। ठीक है आ जाए तो गलत है। रीजन क्या है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है चलो, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इसमें भी हो रहा है यार, ऐसा थोड़ी है। इसके एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कर लेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। चलो अब बच्चा, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण गॉस फॉर्म की स्टेबिलिटी बढ़ गई, वैसे एकमात्र केस और है, एकमात्र केस और है जिसको आपको पढ़ना है। NH3+ का केस। ठीक है सपोज करो NH3+ है और CO- आ गया इसके सामने, तो बताओ इस किस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होगा? दिमाग लगाओ, खुद ही दिमाग लगाओ। सर जब पास में होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। हाँ तो इक्लिप्स में होगा क्या? इक्लिप्स में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आती। यस सर। इक्लिप्स में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आती। गॉस फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगा इसका। मतलब मैं कहूंगा कि सर यहाँ पर अगर NH3+ ये है, ध्यान से देखो, और ये रहा आपका CO-, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया बच्चा? एंटी हो गया ना। यस सर। यस सर। और अगर मैं यहाँ पर NH3+ को लाके CO- को यहाँ रख दूं तो ये अच्छी बात है ना। देखो ना इसमें अट्रैक्शन दिख रहा है क्या आपको? यस सर। यस सर। इस अट्रैक्शन का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो मैं कहूंगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक attraction gauge form is more stable. gauge form is more stable. मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूं कि गॉज फॉर्म की स्टेबिलिटी दो ही केस है जहां पे हमें पढ़ना है। पहला इन केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। खत्म। तो ज्यादा स्टेबल बच्चा यहाँ पे गॉज वाला फॉर्म है। और कुल मिलाकर अगर मैं तुमसे यहाँ पे बोलूं तो ऐसे कौन कौन से केस हो सकते हैं वो आप समझ सकते हो, नोट डालकर लिख सकते हो। जैसे मान लो CH2 है और ये NH3+ है और ये कोई Z ग्रुप है। Z क्या क्या हो सकता है? तो Z कैन बी एनी एनायन। बच्चा दुनिया का कोई भी एनायन लाके यहाँ पे तुम रख दो, ठीक है, एनी एनायन, तो वहां पे अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा। मैं बोलूंगा वो स्टेबल हो जाएगा, एनी एनायन। और क्या क्या हो सकता है बच्चा? COOH हो सकता है। आप पूछो COH क्यों हो सकता है? क्योंकि ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा ना बच्चा, बोलो हाँ या ना। अरे डेल्टा नेगेटिव है ना ऑक्सीजन पे। यस सर। तो डेल्टा नेगेटिव और पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन तो कहीं ना कहीं डेवलप होगा ना। यस सर। मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के कोई भी ग्रुप आ जाए तो वहां पे हम क्या कहेंगे? वहां पे ये स्टेबल हो जाएगा। जैसे ये हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ये सब आ गए, CHO हो गया, तो हम कहेंगे इन केस में क्या बचा? गॉज फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है ना? यस सर। यस। यस सर। गॉज फॉर्म इज मोर सर स्टेबल। NH3 होना जरूरी है? कोई भी कैटायन भी हो कोई और सकता है। भी? जनरली हम NH3+ के केस में पढ़ते हैं बच्चा, कुछ भी हो सकता है। सर ऊपर वाले केस में एक्लिप्स फॉर्म ज्यादा स्टेबल क्यों नहीं होगा? एक्लिप्स जो बच्चा ट्रेडिशनल स्ट्रेन लगता है जो कि हाईली डोमिनेट करता है, कल बताया था ना। यस सर। बॉन्ड सामने सामने आ गए तो ये रिपल्सन क्या हो गया? काफी बढ़ गया, तो बॉन्ड दूर चले जाते हैं। इस तरह से दिख रहा है, यस सर। रोटेट हो जाता है बच्चा। कभी भी इक्लिप्स फॉर्म ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, वो हमेशा लेस स्टेबल में होगा, हमेशा, ऑलवेज, नो एक्सेप्शन। चलिए, तो कुल मिलाकर आपका जो भी स्ट्रक्चर वाला पार्ट था मैंने आपको समझा दिया है। एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है इसके अंदर, और गॉज इफेक्ट। गॉज इफेक्ट लास्ट टॉपिक है सर। नहीं बचा, लास्ट टॉपिक नहीं है। कन्फर्मस अभी चलेगा, अगले लेक्चर तक चलेगा।
बट गॉच इफेक्ट पहले आप समझो, उसके बाद। सर थोड़ा नोट करने दो ऊपर का। हाँ हाँ बिल्कुल, ये कर लो पहले, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। हो जाए तो मुझे बताइएगा। हो गया सर। पानी पीने देना सर को। मैं बोतल थोड़ी छीन लूं उनकी। ऑप्टिकल मिला जुला के 9 से 10 लेक्चर का टॉपिक है, ठीक है। चलो अब मेरी बात सुनो। गॉस इफेक्ट क्या है बच्चा, समझते हैं इस चीज ध्यान से। इस हफ्ते हो जाएगा, मैंने कब बोला था? मैंने बोला था क्या इस हफ्ते नहीं टॉपिक बोला था सर। ऐसा नहीं बोला था? सर आपने 15 जनवरी तक बोला था। मैंने आपको 15-16 तक का डेट दिया होगा। यस सर। ठीक है, वो भी तब जब एक आध एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ेगी, मैंने एबी स्टेटमेंट दिया होगा। ठीक है, यस सर। यस सर। हाँ चलो अभी तो हम कर लेंगे जो भी है, पहले तो भी पढ़ लेते हैं। लिखेंगे बच्चा इसका डेफिनेशन गॉस इफेक्ट का। लिखेंगे इफ कन्फर्मेशन is observed, if conformation is observed about an atom having lone pair, then the bulkier group of the connecting atom is placed 60 degree to the lone pair। ये बहुत इंपॉर्टेंट गॉच इफेक्ट है। क्या बोलता है इसके स्टेटमेंट को लिख लो पहले, फिर मैं तुम्हें समझाता हूं। कभी भी तुम्हें कोई कनेक्टिंग एटम पे जो बल्कियर ग्रुप अटैच्ड है, अगर तुम वहां पे उस एटम को रख रहे हो तो वो लोन पेयर के रेस्पेक्ट में आपको 60 डिग्री पे रखना है। इट गिव्स मोर स्टेबिलिटी, मतलब मैं बोलूंगा इट प्रोवाइड्स मोर स्टेबिलिटी, मतलब वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो। ठीक है, जैसे मैं समझाता हूं इस चीज को बच्चा, ध्यान से सुनो। सपोज करो हमने इसके रिगार्डिंग एक एग्जांपल लिया, ध्यान से सुनना। CH3 CH2OH NH2 पहले ले लो, ठीक है। अच्छा, आप कन्फर्मर्स इसके अबाउट भी बना सकते हो, हाँ या ना बच्चा बोलो? यस सर। इसके अबाउट बनाओगे तो कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, एंटी या गॉच? गॉच। एंटी। गॉच क्यों होगा? एंटी होगा, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी दिख रहा है। ठीक है, अब मेरी बात समझो। अब इसके अबाउट मुझे बनाना है तो कैसे बनाना है, ध्यान से सुनो। क्या इसके अबाउट जब तुम बना रहे हो तो एटम के पास लोन पेयर है क्या? देखो। यस सर। यस सर। कैसे बनाओगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। एक नाइट्रोजन पे कौन कौन सा ग्रुप है? 2 हाइड्रोजन और एक लोन पेयर। और एक कार्बन के पास कौन कौन सा ग्रुप है? 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन। जिसके पास लोन पेयर है उससे कनेक्टिंग एटम के पास क्या कोई बल्की ग्रुप दिख रहा है क्या? यस सर। यस मिथाइल। तो कहेंगे सर ये हमारा बल्की ग्रुप हो गया। तो बल्की ग्रुप को लोन पेयर के कितने डिग्री एंगल पे रखना है? 60 डिग्री। तो देखो मैं बना रहा हूं, ध्यान से सीखना। ये रहा आपका नाइट्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये रहा नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये रहा आपका हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। मैं नाइट्रोजन को फ्रंट एटम मान रहा हूँ बच्चों, ठीक है। नाइट्रोजन को मैं फ्रंट मान के ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपका पीछे वाला कार्बन। अब बताओ मुझे, थोड़ा सा मैं इसको सही से कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ। इसके लोन पेयर में यहाँ बना दिया और मैंने ये सर्कल बना दिया, ठीक है। पीछे ये कार्बन है। अब मुझे बताओ कार्बन पे कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं? मिथाइल और 2 हाइड्रोजन। बल्कि ग्रुप को कहाँ रखो? लोन पेयर 60 डिग्री एंगल। 60 डिग्री वाली। मतलब ये वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा बच्चा एज कंपेयर टू ये वाला फॉर्म। ध्यान से देखो, मैं फिर से दिखा रहा हूँ। नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, और आपने अगर यहाँ मिथाइल को रख दिया
तो इन दोनों फॉर्म में अगर तुमसे पूछा जाए ज्यादा स्टेबल कौन है तो आंसर क्या दोगे? पहले वाला। 60 डिग्री। पहला वाला ज्यादा स्टेबल है, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। रीजन क्या दोगे? गॉस इफेक्ट। गॉस इफेक्ट बोलता है कि लोन पेयर के रेस्पेक्ट में बल्कि ग्रुप को कहाँ रखते हो? 60 डिग्री पे रखते हो। मेरी बात को ध्यान से समझना, यहां पर मैं तुम्हें जो समझा रहा हूं समझो पहले। यहां पर CH3 का यहाँ पर CH3 का दोनों तरफ से रिपल्जन लग रहा है। आप ध्यान से देखो, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों तरफ से रिपल्जन लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सर हाइड्रोजन थोड़ी बल्कियर ग्रुप है। नहीं, बल्कियर ग्रुप नहीं है बच्चा, मैं फिर कह रहा हूँ बल्कियर ग्रुप नहीं है। कहीं ना कहीं आप ऐसा समझो कि जो लोन पेयर है वो कहाँ पे है? लोन पेयर आगे वाले एटम पे है और बल्कि ग्रुप कहाँ है? पीछे वाले एटम पे। हाँ या ना? यस सर। यस तो सर। कहने का मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर बॉन्ड बना हुआ है, तो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन तो है ना? हाँ है ना? यस सर। कहीं ना कहीं इसको थोड़ा बहुत भी 0.1% ही सही, थोड़ा बहुत ही स्ट्रैंड डेवलप करेंगे, लेकिन इसके कितने तरफ बॉन्ड बने हुए? एक ही तरफ बने हुए हैं ना, एक तरफ तो लोन पेयर है। अब आप कहोगे सर लोन पेयर का क्या स्टेरिक क्राउडिंग नहीं लगता क्या? लगता है, लेकिन कब? जब एक ही एटम पे लोन पेयर और बल्कि ग्रुप लगा दो तब। यहाँ ध्यान से देखो, लोन पेयर आगे वाले एटम पे है और बल्कि ग्रुप पीछे है, तो यहाँ पर ये 60 डिग्री रहना पसंद करेगा, क्योंकि इधर मिथाइल को दोनों तरफ से रिपल्जन प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि यहाँ पर इसको एक ही तरफ से हो रहा है। इसलिए बच्चा मिथाइल वहां पे रहना पसंद करेगा। सिंपल सा लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ। और गॉस इफेक्ट आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि लोन पेयर के रेस्पेक्ट में रेस्पेक्टिव ग्रुप बल्कि ग्रुप 60 डिग्री पे रहना पसंद करेगा। मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं। जिन लोगों ने एग्जांपल सही सही ड्रॉ कर लिया, समझ जाना वो सीख गए। इसके अबाउट आपको ड्रॉ करना है, ठीक है? देखो सही सही करके देखो हो रहा है या सही कि नहीं हो रहा है, फिर मैं बताता हूं। सर ऑक्सीजन पे तो लोन पेयर भी 2 आए। हाँ 2 आएंगे ना, लिखो ना, वो तो तुम लिखोगे ना, वो तो तुम सोचोगे। हो गया सर। अब देखो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में कितने लोन पेयर है? 2 है ना? यस सर। तो मैं 2 लोन पेयर पहले बनाता हूँ। एक लोन पेयर यहाँ बना देता हूँ और एक लोन पेयर इधर बना देता हूँ। चाहे नीचे बना लो, दोनों अच्छा लगता है, थोड़ा यूनिक स्ट्रक्चर लगता है, अच्छा लगता है। आप कहीं बना सकते हो बच्चा, जरूरी नहीं है। और एक हाइड्रोजन कहाँ होगा बच्चा? ऊपर। अब यहाँ पर मान लो ये सर्किल बनाया जिसके पीछे कार्बन एटम की बात कर रहे हैं। अब बताओ मिथाइल को कहाँ लगाओगे? बस इतना सा कुछ। दोनों लोन पेयर के बीच में से हाँ। दोनों क्या हम यहाँ लगा सकते हैं क्या? नहीं सर। ध्यान से देखो, यहाँ लगाओगे तो एक ही लोन पेयर के रेस्पेक्ट में 60 डिग्री होगा, जबकि यहाँ लगाओगे तो दोनों लोन पेयर के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। इसलिए तुमसे कोई अगर पूछे कि ये वाले स्ट्रक्चर और ये वाले स्ट्रक्चर में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो आंसर क्या दोगे? पहले वाले की। पहले वाले की। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, जो आपको ध्यान रखना है। मैं फिर कह रहा हूँ, जेई आज तक चीजों को आगे ले ही नहीं गया और इतना ही हमारे सिलेबस में, ठीक है? तो कन्फर्मर्स के जो भी थे आपके ओपन चेन के, वो आपका पार्ट खत्म हो चुका है, जो कन्फर्मर्स ड्रॉ वाला पार्ट था या कन्फर्मर्स के स्टेबिलिटी वाला पार्ट। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है? लिख लिया इसको बच्चा? यस सर। इसमें पेज बचे हैं? सब सुनाएंगे लास्ट में, पहले लिख लो जल्दी। हेडिंग डालेंगे बच्चा, नया टॉपिक। ये सब छोटे मोटे टॉपिक है। कैलकुलेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट इन कन्फर्मेशनल एनालिसिस। इन कन्फर्मेशंस ऐसे लिख दो। सर 1 सेकंड ऊपर वाला शो कर दो। पीडीएफ से लिख लेना। मैं तो अभी लिख, हो गया सर। चलो, अब कैलकुलेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ कन्फर्मेशंस क्या है बच्चा, समझो, ठीक है? इसको समझो अच्छे से। डाइपोल मोमेंट निकालने का तरीका आपको पहले से पता है। डाइपोल मोमेंट निकालने का तरीका होता है वेक्टर एडिशन, यही होता है ना बच्चा? यस सर। ठीक है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये मॉलिक्यूल, सुनना मेरी बात, इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या होता है CH4 का, बताओ?
जीरो जीरो होता है ना? जीरो क्यों जीरो होता है बच्चा? क्योंकि ये आइडेंटिकल है ना? यस यस सर सर ठीक है। उसी तरह से CCl4 आ जाए तब भी इसका क्या हो जाएगा? जीरो जीरो जीरो। अगर मैं तुमसे पूछूं इस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट क्या होगा, तब आंसर क्या होगा? सोचो। नॉट जीरो अलग पहली confirm। बात तो ये कन्फर्मर्स है, ध्यान से देखो, इसके अबाउट रोटेशन पॉसिबल है, हाँ या ना? यस यस सर इसके ये भी फॉर्म बन सकते हैं बच्चा, जो स्टेबल फॉर्म है, क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन, हाँ या ना? यस और ये भी फॉर्म बन Yes. सकते हैं क्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। देखो बच्चा, ये वाला फॉर्म कहलाता है आपका गॉस फॉर्म और ये कहलाता है एंटी फॉर्म। बताओ अब डायपोल मोमेंट जीरो किसका है? एंटी 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 का जीरो है, दिख रहा है ना? मतलब हम यहाँ पे कह Yes, सकते हैं sir. म्यू इसका जीरो है, लेकिन यहाँ पर जो गॉस फॉर्म है क्या इसका म्यू जीरो होगा क्या? नो नो सर 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 तो जहां पर भी कन्फर्मर्स आ जाते हैं वहां पे ओवरऑल आप क्या कहोगे? म्यू क्या है? नॉन जीरो। ठीक है, कन्फर्मर्स के कारण म्यू क्या हो जाता है? नॉन जीरो। क्योंकि आप समझो ना, ये वाला कभी ना कभी तो ऐसे एग्जिस्ट करेगा बस एक ही टाइम पे, जो जब ये एंटी होगा, लेकिन बाकी तो ये रोटेट होते रहेगा ना रे। इसका Yes, sir. मतलब हम कहेंगे कि सर इसके अबाउट हम म्यू निकाल सकते हैं। देखो म्यू निकालने का एक फॉर्मूला होता है, म्यू नेट का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ म्यू आई एक्स आई। म्यू आई क्या है, एक्स आई क्या है, वो समझना पहले। उससे पहले इसको आप समझो, म्यू नेट इज इक्वल टू μ1 x1 प्लस μ2 x2 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा जो आप समझ रहे हो। ठीक है, अब क्या होता है कि इन डायपोल कैलकुलेशन, इन डायपोल मोमेंट कैलकुलेशन, सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। only stable isomers are considered, sorry, stable conformers are considered, only stable conformers are considered। ठीक है बच्चा, मुझे बताओ कि रूम टेम्परेचर पे गॉच, एंटी और इक्लिप्स सबसे ज्यादा किसका मिलता है जनरली? एंटी एंटी उसके बाद गॉच आता है, उसके बाद कौन आता है? इक्लिप्स, है ना? इक्लिप्स इक्लिप्स तो मैं कहूँ कि मोर और लेस एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट में मिलेगा। तो जो स्टेबल कन्फर्मेंस होंगे या तो गॉच होंगे या तो एंटी होंगे, हाँ ना? यस सर तो इसलिए बच्चा म्यू नेट का जो फॉर्मूला है वो हो जाता है म्यू ए एक्स ए प्लस म्यू जी एक्स जी। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि एंटी और गॉच फॉर्म आर कंसीडर्ड, मतलब मैं इन दोनों को कंसीडर करके अगर फॉर्मूला बनाऊं तो यही फॉर्मूला बनेगा, जहां पे बच्चा एक्स ए क्या है, अब समझो, एक्स ए है मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी फॉर्म, जो रूम टेम्परेचर पे एंटी फॉर्म पड़ा हुआ है उसका मोल फ्रैक्शन, और उसका म्यू ए क्या बच्चा, बताओ क्या बोलोगे इसको? डायपोल मोमेंट ऑफ एंटी फॉर्म। सिमिलरली एक्स जी क्या है पता चल गया ना? मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच फॉर्म। वेरी गुड। तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच फॉर्म आ गया आपका ये। ठीक है, कुल मिलाकर हमें यहाँ पे, और म्यू जी हो जाएगा गॉच फॉर्म की डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमें वो क्वेश्चन वहां पे देखना। अब हमें गॉच, एंटी ये सब का वैल्यू दे रखा होगा और उसमें हमें म्यू नेट निकालना होगा, या म्यू नेट दे रखा होगा दूसरे का निकालना होगा। मेरी बात आपको समझ में आई क्या? सिंपल सा फॉर्मूला बचा, सिंपल सा फॉर्मूला, एक्स से म्यू ए प्लस एक्स जी म्यू जी, खत्म। लिखो एक क्वेश्चन, इफ अ कंपाउंड एक्स ए इक्वल्स टू, अच्छा मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है बच्चा, बोलो? एक्स ए प्लस एक्स जी क्या होगा? 1 होगा ना? तो अगर एक का मोल फ्रैक्शन दिया हो तो दूसरे का ऑटोमेटिकली आपको पता है, कहने का मतलब
तो लिख लो इफ XA इक्वल्स टू 0.6 एंड म्यू जी आपको दे रखा है 6.2 dy उसका यूनिट होता है, आपको पता है, ये चीज आपने आईओसी में पढ़ रखा है। फाइंड म्यू ए इफ म्यू नेट इज इक्वल टू 3.48 dy। सॉल्व करके जल्दी से बताया आंसर। क्वेश्चन एकदम सिंपल है, लॉलीपॉप कह लो, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये उनके फेवरेट। जल्दी से करो। निकालो बच्चा जल्दी से। तो 10/6 कितना? 10/6 10/6 सही है, 5/3 सही है। XG कितना हो जाएगा बच्चा? 0.4 आ जाएगा ना। बस फॉर्मूला लगा दो, म्यू नेट इज इक्वल टू म्यू ए एक्स ए प्लस म्यू जी एक्स जी। खत्म। म्यू नेट आपको दे रखा है 3.48 इज इक्वल टू म्यू ए निकालना है, एक्स ए बच्चा आपका आ जाएगा 0.6 प्लस म्यू जी है बच्चा आपका 6.2 इंटू 0.4। सही है ना? यस सर। जब आप ये निकालोगे तो ये आ जाएगा 5/3 dy। ठीक है बच्चा, एकदम फास्ट वे में कैलकुलेशन करना। एग्जाम में ऐसे से भारी भरकम क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत इजी आता है ओसी का, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख लो। इफ म्यू नेट फॉर 1,2 डाइक्लोरो ईथेन इज 1 dy, ठीक है। लिखा हो मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी कन्फर्मर्स is 0.82, then find म्यू जी। मतलब गॉज का आपको क्या निकालना है बच्चा? डायपोल मोमेंट निकालना है। ध्यान से करो, क्वेश्चंस बन जाएंगे। सर वो ऊपर XG का समझ में नहीं आया। XG का समझ में नहीं आया? XG तो दे रखा है ना, ये देखो ना। ये अगर x से 0.6 है तो दोनों का मोल फ्रैक्शन मिला के क्या लेते हो? 1 लेते हो ना। अभी तो बोला दोनों का मोल फ्रैक्शन, क्योंकि दोनों ही मान के चल रहे हो आप ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट है। तो अगर आपका x से दे रखा है तो XG क्या हो जाएगा? 1 - 0.6। ओके सर, ठीक है। चलो यहां निकालो जल्दी से। कंपाउंड इस बार आपको दे दिया है, इसके कंपाउंड को ड्रॉ करके चेक कर लो पहले तो। 100/80। क्या ये एंटी फॉर्म में बच्चा? बोलो। यस सर। अच्छा, एंटी फॉर्म में तो पहले से पता चल रहा है ना कि x से 0 है, म्यू ए 0 है, सॉरी, है ना? यस ये आपको पहले से पता चल गया। देखो ये स्ट्रक्चर बना के जब चेक करोगे तो पहले से आपको पता चल जाएगा। तो म्यू नेट के फॉर्मूला में म्यू ए एक्स ए प्लस म्यू जी एक्स जी, तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। यस सर। तो बस फॉर्मूला आ गया हमारा। म्यू नेट हमारा 1 है, म्यू जी हमें निकालना है, एक्स जी क्या हो जाएगा बताओ? 0.18। तो इसलिए म्यू जी आ जाएगा बच्चा 100/18। 50/9 आ जाएगा ना। यस सर। 100/18, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो बच्चा, ऐसे सिंपल से कैलकुलेशन आएंगे, इसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये हमारा एक टॉपिक जो ओपन चेन का था वो खत्म हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो साइक्लो
एल्केन से रिलेटेड। साइक्लो एल्केन में भी हमारा साइक्लोहेक्सेन हमारे टॉपिक में जो हमें सीखना है, मेनली आपको ये चीजें केमिकल रिएक्शन जब क्लास 12 में पढ़ोगे तो बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, तो एक काम करो, बस हेडिंग डाल लो, जो हमें आगे पढ़ना है उसका हेडिंग डाल लो, कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लो एल्केन। साइक्लो एल्केन। अच्छा मैंने याद करो, अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, गाना वाना बाद में बात करता हूं, थोड़ा सा रुक जाओ, अभी 6 मिनट बाकी है, मुझे थोड़ा सा इफेक्टिवली इसको निकालने दो। सुनो ध्यान से, मैंने आपको एक बार याद करो, मैंने आपको डांसिंग रेजोनेंस बताया था। यस सर। यस सर। यस सर। क्या हुआ था बच्चा डांसिंग रेजोनेंस में, क्या हुआ था बताओ? जब प्रोपेन था उसके एंगल स्ट्रेन आई थी ना, 3 नंबर साइक्लोप्रोपेन में रिंग लगी थी। 3 मेंबर में क्या आया था? एंगल स्ट्रेन आया था ना। यस सर। यस सर। मैं तुम्हें वो चीज अभी दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। देखो अच्छा, ये 3 मेंबर की रिंग है। अभी देखो मैं ये ऑफ कर रहा हूँ शेयरिंग, सुनो ध्यान से, थोड़ा सा 5 मिनट सुन लो मेरी बात। क्या इसमें कोई एंगल स्ट्रेन है? देखो ये 3 मेंबर मतलब कार्बन है, इसमें कोई एंगल स्ट्रेन दिख रहा है क्या? नो सर। ये सब हाइड्रोजन बहुत खुश है, ये सब हाइड्रोजन बहुत खुश है, आराम से बैठे पड़े हैं, देख लो कोई भी यहाँ पे कोई भी एंगल स्ट्रेन नहीं। अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इनको जब मैं जोड़ूंगा तो तुम्हें फील आ जाएगा वो एंगल स्ट्रेन वाला। देखना, ये देखो मैं इनको जोड़ रहा हूँ, मैं रिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें खुद लगेगा। अच्छा याद करो मैंने क्या बोला था, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन जो बॉन्ड है वो क्या होता है, बेंट हो जाता है ना, बोला था ना ये बात। यस सर। यस सर। देखना देखना तुम अभी बॉन्ड सीधा है ना, ये लाइन देखो सीधा दिख रहा है ना। यस सर। यस देखो मैं जोड़ के दिखा रहा हूँ तुम्हें, देखना देखना। बेंट हो गया। यस सर। क्या ये 3 मेंबर की साइक्लो एल्कीन मतलब सॉरी साइक्लो एल्केन मतलब साइक्लो प्रोपेन, क्या आपको दिख रहा है बेंट हो चुका है? ध्यान से देखो। यस सर। तो बेसिकली यही एंगल स्ट्रेन है बच्चा। एक्चुअल में ये एंगल कितना होना चाहिए मुझे बताओ? sp3 है ना, 109 डिग्री के आसपास। 9 डिग्री। 9 डिग्री। लेकिन आपने क्या किया, इसको देखो क्या कर रहे हो आप, ये देखो 60 डिग्री पे ला रहे हो, तो इसलिए इसमें क्या डेवलप हो गया बताओ? एंगल स्ट्रेन। दिस इज नोन एज एंगल स्ट्रेन, जो एंगल में डेविएशन हो गया। तो जितने भी साइक्लो एल्केन है उसमें क्या लगता है, एंगल स्ट्रेन थ्योरी काम करती है। किस तरह से समझना, तो सबसे पहले काम करो, आपने इससे पहले कितने स्ट्रेन पढ़े बच्चा बताओ मुझे? टॉर्जनल टॉर्जनल स्ट्रेन कब लगता है? टॉर्जनल स्ट्रेन कब लगता है बच्चा? जब बॉन्ड पेयर सामने आते हैं ना, इक्लिप्स फॉर्म में। यस सर। यस स्टेरिक स्ट्रेन कब लगता है बच्चा? जब ग्रुप बल्कि ग्रुप। और अब आता है एंगल स्ट्रेन। बताओ एंगल स्ट्रेन कहाँ पे लगता है, ओपन चेन में या क्लोज चेन में? क्लोज चेन। तो बच्चा हेडिंग डालो एंगल स्ट्रेन। एक स्ट्रेन और है जिसको लास्ट आप समझोगे, एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन का डेफिनेशन लिख लो बच्चा, स्ट्रेन डेवलप्ड when observed bond angle is lesser or greater than desired bond angle। मतलब जितना ज्यादा, अब बताओ मुझे, जितना ज्यादा डेविएशन होगा उतना स्टेबिलिटी क्या होगा बच्चा, कम होगा या ज्यादा होगा? सोचो। कम होगा। तो इसको देखते हुए हमने क्या किया, मतलब बेयर्स, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेयर्स, उन्होंने एक थ्योरी बना दी जिसका नाम था बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी। एंगल स्ट्रेन थ्योरी, बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी क्या बोलती है, ध्यान से सुनना। इन्होंने क्या किया, एक थ्योरी डेवलप कर दी, बोला कि जिसमें ज्यादा स्ट्रेन होगा, एंगल स्ट्रेन होगा, वो लेस स्टेबल होगा, खत्म। तो इन्होंने बोल दिया कि इन केस ऑफ साइक्लो एल्केन
in case of cycloalkane, stability is, बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल स्ट्रेंथ या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। Inversely proportional. वेरी गुड, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन आएगा उतना ज्यादा उसमें क्या होगा, स्टेबिलिटी कम होती चली जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू बेयर्स, अगर मैं तुमसे बात करूं बच्चा, तो बताओ 3 मेंबर में कितने डिग्री का एंगल होता है? 60 degree. अच्छा, अपना डिजायर्ड एंगल कितना बच्चा? 109 डिग्री। डिजायर्ड 109 एंगल degree. मैं अप्रोक्स लिख देता हूँ 109 डिग्री, ठीक है ना? तो इसमें कितने का डेविएशन देखने को मिला? 49 degrees. अप्रोक्स 49, अप्रोक्स, है ना? चलो 4 मेंबर की रिंग में बताओ कितना एंगल है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। अच्छा 6 मेंबर की रिंग में बताओ? 120 डिग्री, ठीक है, दिस इज 120 डिग्री। और 5 मेंबर की रिंग में बताओ? 108 डिग्री। बताओ डेविएशन ज्यादा, सबसे ज्यादा कहाँ है? ट्रायंगल में 60 degree. एंगल में बढ़ रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? 108 वाला। साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन अकॉर्डिंग टू बेयर्स थ्योरी उन्होंने बोला 5 मेंबर की रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेंथ कम है। 109 डिजायर्ड है, 108 पहुंच चुका, अच्छी बात है, खुश हो गया कंपाउंड, बट ये गलत था। एक्सेप्शन आगे कुछ एक्सपेरिमेंटली पता चला बच्चा, बट इन रियल दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर अकॉर्डिंग टू क्या बच्चा? बेयर्स। लेकिन जब बाद में एक्सपेरिमेंट हुए तो पता चला कि 3 मेंबर रिंग सबसे लेस स्टेबल होता है, फिर 4, फिर 5 और फिर 6 आता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया बच्चा? साइक्लोहेक्सेन। अब अगले क्लास में पढ़ेंगे कि साइक्लोहेक्सेन सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों हो गया, क्या सर ये रीजन पहले था? पढ़ रखा है ना? सर ये हमने यस रेजोनेंस सर, में ये पढ़ा पहले दिया है। पढ़ा रखा है। रेजोनेंस में Yes, तुम्हें sir. रेजोनेंस में ये तुम्हें उस समय बस बताकर निकल गया था। अब रीजन नहीं डिटेल बताया में था उसमें। पढ़ेंगे, रीजन नहीं बताया था ना वहाँ पे, यस सर। बोला था आगे पढ़ेंगे, याद करो। यस सर। यस सर। तो Yes, sir. साइक्लोहेक्सेन जो होता है बच्चा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ये रियलिटी है, मतलब ये दिस इज द एक्चुअल ऑर्डर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो ऊपर वाला ऑर्डर क्या है, गलत है। क्लियर है? चलो अब यस सर। अब ठीक है, क्लास बंद करें, हो गया ना? नहीं सर, सुनाना है आपको। नहीं सर, सर ऐसे कैसे? अच्छा, पहले बात तो सबको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, एंजॉय करो सब। हैप्पी न्यू ईयर सर। Yes, sir. और बढ़िया, हाँ सुनो मेरी बात, संडे बढ़िया से पढ़ाई करना, ऐसे मतलब बर्बाद मत करना, ठीक है? अब क्या हुआ, कुछ हुआ क्या उधर से? इरशाद सर. इरशाद सर, इरशाद। अरे इरशाद सर। अरे मुझे सच में शायरी नहीं आती है, तुम परेशान क्यों कर रहे हो? सर वो किसने अच्छा, बना लो ना एक- अभी। एक- सुना दी एक क्लास काम- में। 2 मिनट में। अच्छा, कुमार विश्वास को जानते हो तुम लोग? यस सर। तो कुमार विश्वास को जो जानते हो, कुछ लोग जानते हो, कुछ लोग नहीं जानते हो, कोई बात नहीं। मैं एक काम करता हूँ, उनकी एक छोटी सी मतलब एक सॉन्ग कह लीजिए, कविता कह लीजिए, वो सुना देता हूँ, ठीक है ना? बिल्कुल। सुनाओ सर। यस सर, बिल्कुल वो सर। सही रहेगा ना? यस सर। यस सर। सर लेकिन नेक्स्ट टाइम शायरी सुनानी पड़ेगी आपको। हाँ शायरी सुना दूंगा मैं, शायरी मैं सर आपने ऑफलाइन में भी सुनाई थी। हाँ मैं कभी कभी शायरी, कभी कभी बढ़िया शायरी होता है तो मैं बच्चों को सुनाता हूँ, आप लोग को भी सुनाऊंगा। बट आज एक काम करता हूँ कि आप लोगों ने एक शायद गजल सुना गा होगा। दो। ढूंढ रहे हो क्या अभी? नहीं एक सेकंड में तुम्हारे लिए, अरे वो शायरी तो मुझे मिल जाए ना। मैं वही देख रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, एक सेकंड में। हाँ मिल गया मुझे, चलो मैं वो सुना देता हूँ। अच्छा मैं कोई ऐसे पर्टिकुलर शायरी नहीं है, जस्ट मैं सुना सर रहा हूँ। स्क्रीन ऑफ कर दो।
अच्छा स्क्रीन सर ऑफ कर स्क्रीन दो। ऑफ कर दो। यस सर। चलो तुम लोग बच्चा एक काम करना, सिर्फ सुनना और कुछ मत करना, कहीं इधर उधर भेजने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या नाम था? ओके सर। चलो सुन लो, जो मुझे थोड़ा सा याद है उनकी एक कविता मैंने मेरे कॉलेज में आए थे वो, तो तब उन्होंने सुनाया था और बहुत अच्छी लगती है मुझे, कुमार विश्वास की शायरी, ठीक है। हाँ सुन लो, ठीक है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। मोहब्बत के एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरे आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। चलिए ठीक है, वाह वाह बहुत अच्छा अच्छा था। ठीक है। कभी और सुनाएंगे, मौका मिलेगा तो मेरी बात, कभी मौका मिलेगा तो और भी सुनाएंगे। एक बात सुनिए, पूरा सुनाना। हाँ एक बात सुनो, मेरी बात सुनो, तुम लोग थोड़ा सा सुन लो, 2 मिनट और रुकूंगा, ज्यादा नहीं। जो मैं होमवर्क आज दूंगा वो तो कर लेना आप संडे को, लेकिन बच्चा 1 तारीख आ गया है, नया साल आ गया है, तो आप लोग क्या करोगे कि अपने मन में एक फॉर्म तैयार करोगे, सर हम नए साल में तो फोड़ देंगे, अभी तक कुछ नहीं किया, अब नए साल में तो फोड़ देंगे, बहुत कुछ करने का इरादा है, बहुत कुछ मन में बना लिए होगे। बस मैं एक ही बात बोलूंगा उन लोगों से कि सिर्फ बोलना नहीं है बच्चा, या मन में सिर्फ बनाना नहीं है उस डेडिकेशन को कि हम डेली नए फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं और कल सब कुछ बर्बाद हो जा रहा है। तो सबके लिए एक ही चीज बोलूंगा कि जब भी आप मेहनत करोगे तो डायरेक्शनल वे में स्टार्ट करो और चीजों को खत्म करने की कोशिश करो। हर एक चीज को बीच बीच में मत छोड़ के आगे बढ़ना। अगर आपको आईओसी नहीं आती है तो 0 से स्टार्ट करो, लेकिन करो। बोलो मत मन में कि आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, नया साल आ गया तो नए साल में करूंगा। इस तरह से बहुत सारे वादे बनते हैं और टूट जाते हैं, बात आपको पता है अच्छे से, ठीक है। हर एक बच्चे क्या करते हैं, हर एक चैप्टर से पहले या तो कसम खाते हैं या तो किसी पर्टिकुलर डे, स्पेशल डे में कसम खाते हैं, जैसे कि नया साल। तो बढ़िया से पढ़ाई करो, बाकी अपन मिलेंगे। सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है, एंजॉय करना, मिलते हैं अगले साल, मिलते हैं। अगले साल मिलते हैं सर। सर आपने क्या रेजोल्यूशन लिया है न्यू ईयर का? नहीं मैं कुछ नहीं लेता हूँ, मेरे लाइफ में सीधी सी चीज है, जो मैं करता हूँ वो परफेक्ट करना चाहता हूँ, बस बात है। अगर मुझे आपको पढ़ाना है तो मैं उस फील्ड में अपने आप को परफेक्ट करूंगा, अगर आपको अभी पढ़ना है तो उस फील्ड में आप परफेक्ट हो जाओ। कुछ ऐसा नहीं है कि हम पर डे चीजों को सोच रहे हैं, मैं कुछ नहीं सोचता हूँ, मैं बस वही सोचता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ बढ़िया कर रहा हूँ और वही करूंगा, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। इन एडवांस सर। सर गाना बढ़िया था। चलो ठीक है, यस सर। अगली बार तुम्हारे शायरी सर। आपके सामने। चलो ठीक है बच्चा, फिर बाय। बाय सर।